अब चलते हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय, बहुत ही विद्वान और जो लगातार देने के उभार और कार्यक्रम में। खरबूजे तो दिखाओ, खरबूजे। अरे दिख तो रहे हैं भाई। ये देखो, ये छोटे छोटे लगे जी। हाँ, तरबूज है तरबूज है। दिख रहा है? हाँ, और खरबूजे। तरबूज तो खत्म हो गए। अरे ये तो खराब हो अरे गए, खराब हो है ना? गया। ये तरबूज। चलिए, अब मैं आमंत्रित करूं शरद भैया आज के चीफ गेस्ट महोदय को। जी सर, जी सर। चलिए, तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं वो किसानों की समस्या क्या हो सकती है, क्या रहती है, वो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चीफ गेस्ट महोदय से लगातार संवाद करते हैं। किसी वैज्ञानिक से संवाद करते हैं, किसी विशेषज्ञ से संवाद करते हैं, और वो इसलिए संवाद करते हैं, हर बिंदु पर संवाद करते हैं कि जिन किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस संवाद से हो जाए। ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। और वो लगातार विभिन्न बिंदु, हर बिंदु पर हमारे चीफ गेस्ट महोदय या वैज्ञानिक से लगातार संवाद करते हैं। और ऐसे हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, सदन के मार्गदर्शक हैं। उनको ससम्मान, देहरादून से हैं वो, ससम्मान आमंत्रित करते हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे विद्वान आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सदन में चीफ गेस्ट के रूप में आज हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी सादर आमंत्रित। जी जी, ओम। सभी को मेरा प्रणाम, सदन को मेरा नमस्कार। और अभी मैं देहरादून में हूँ। यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश काफी चल रही है। और वैसे भी पिछले 3-4-5 दिन से मौसम ठंडा है। थोड़ा थोड़ा बारिश और हवाएं चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि उधर क्या है, प्लेन एरिया में, नीचे के एरिया में। लेकिन ये बारिश मतलब असामयिक बारिश हम कह सकते हैं इसको। ये मतलब नेचुरल, मतलब जो पहले प्राकृतिक रूप से ये समय बारिश का नहीं होता था। और ये बारिश गेहूं के लिए बहुत अच्छी नहीं है। गेहूं को अब समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। गेहूं लगभग कटने के लिए तैयार है। तो इसी को हम मौसम बदलाव भी कहते हैं। कि जो हमारा प्राकृतिक सिस्टम था, बारिश और गर्मी समय पर होती थी, वो अब उसमें व्यवधान हो गया है। और इसका जो सीधा सीधा असर हमारी खेती पे पड़ रहा है, ये हमने बहुत अच्छी तरह पिछले 8-10 सालों से अनुभव कर रहे हैं। जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती है, जब बारिश आ, की जरूरत नहीं होती तब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। फसलों के पकने के समय ज्यादातर बारिशें हो रही हैं। अम, मैं आज जो ये सदन में थोड़ा सा जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा वो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने बहुत काफी विस्तार से पिछले 2 सालों में हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पहले जैविक खेती पे कर रहे थे, फिर हम आगे प्राकृतिक खेती पे। काफी चर्चाएं होती हैं और किस तरह से करें, टेक्निक्स पे भी काफी चर्चाएं हुई। और विभिन्न जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं वो विभिन्न तरह के उपयोगी उपाय बताते हैं कि किस तरह से हम अपने खेत का न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करें, किस तरह से हम उसकी
उत्पादकता को बनाए रखें। तो मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स मतलब मूलभूत इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो मतलब मूलभूत आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए अगर हम नेचुरल फार्मिंग करें या जैविक खेती करें। प्रकृति से हमें कितना मिलता है, बाहर से हमें कितना, जो जो एक प्रकृति का जो नियम है उस हिसाब से हमें किस तरह से अपनी मिट्टी, अपने खेत की उर्वरकता को बनाए रखने होता है। और उसमें उर्वरकता में जो कमी आती है तो उसके क्या कारण होते हैं, हो सकते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा आज। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिन्होंने ये गौ आधारित खेती हम जिसको कह रहे हैं, इसको प्रमोट किया है, जिन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है और 10-15 साल काम करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, गौ आधारित खेती हो सकती है। और उनका कहना क्या था, उनका 2-3 किताबें भी निकली हैं। मैं सुभाष पालेकर जी की बात कर रहा हूँ। और उन्हीं को मैं मानूंगा कि भाई ये जो ये आंदोलन इंडिया में शुरू हुआ है कि गौ आधारित खेती, हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो उसका प्रेरणा यही है। सरकार ने इनको पद्मश्री सर्वप्रथम दिया था और फिर इनका जो जीरो फार्मिंग जो है वो उसको प्रमोट भी कर रही है और ये काफी एरिया में फैल भी रहा है और इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो मैं उनका न्यूट्रिशन पे जो विशेषता है, जो उनका जो हम बार बार कहते हैं कि गो आधारित खेती, तो उन्होंने गोबर को, जो गाय का गोबर होता है, गोमूत्र होता है, उसकी महत्ता तो बताई है, पर उसको उन्होंने खाद नहीं माना है कि कोई गोबर हमारा खाद है या इसको डालेंगे तो हम उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने इसको एज ए कल्चर बोला है। और मैंने वो पर्सनली भी मिल चुका हूँ और उनकी जो लिटरेचर है, जो उनकी किताबें हैं वो भी पढ़ी हैं, वीडियो भी देखे हैं। तो वो इस कहते हैं कि गोबर जो है कोई खाद नहीं है, गोबर की खाद जिसको कह रहे हैं हम, और ये कल्चर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी वजह से हम 20 एकड़ के लिए की खेती के लिए एक गाय सफिशिएंट है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा कल्चर चाहिए। कल्चर मतलब कि जीवाणु कल्चर, इसमें वो जीवाणु होते हैं जो हमारी खेती के लिए जरूरी है। और फिर इसके बाद और भी कल्चर आए। ये तो प्राकृतिक कल्चर है। और उन्होंने कहा कि देसी गाय के गोबर में वो सभी जीवाणु होते हैं जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक है। उनकी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, उनकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जिन जीवाणुओं की आवश्यकता में होती है, वो देसी गाय की नस्ल जो है उनकी गोबर में अधिक होती है। उस पर कुछ रिसर्च भी हुई है जिसमें ये पता चलता है कि जो हमारी देसी गाय है उनके गोबर में अधिक मात्रा में, संख्या में और अधिक तरह के बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स या जीवाणु पाए जाते हैं। ये साइंटिफिकली भी देखा गया है। कंपैरिजन की जो हॉलस्टीन है, जो बाहर की विदेशी गाय है उनके, तो इसको एक मतलब कल्चर के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। कल्चर के रूप में किस तरह से उपयोग करना चाहिए कि जिस तरह से हमें बार बार दही बनाने के लिए
फिर थोड़ा सा दही चाहिए होता है, पुराना दही, तो हमें बार बार उपयोग करना पड़ेगा वो, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि हम हमारी जमीन में ये जो प्राकृतिक कभी बहुत सूखा पड़ जाता है, या इसकी वजह से, या मिट्टी थोड़ा सा सख्त होती है, मिट्टी के कारण भी इसकी वजह से जीवाणुओं की संख्या में कमी होती रहती है, जिससे हमें चाहिए कि बार बार हम इस कल्चर का उपयोग करें। जामण, जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो कल्चर मतलब, फिर इसके बाद बहुत सारे कल्चर निकले। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, और गो कृपा अमृत, ये भी काफी पॉपुलर हुआ, और ये भी एक कल्चर ही है। और इसको मल्टीप्लाई करने के तरीके, इस कल्चर को, कोई भी कल्चर हो जो इस तरह का है जो हमें खेती में प्रयोग करना है, उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं, विशेषतः गुड़ का उपयोग करके। गुड़ क्या है? गुड़ एक 100% कार्बन है। अगर हम उसका कंपोजिशन देखें गुड़ का, तो वो कार्बन है 100%। तो कार्बन, कोई भी जीवाणु हो उसकी प्राथमिक आवश्यकता कार्बन होती है, और कार्बन के अंदर ही नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। तो जो भी कार्बन होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, पर वो खुला नहीं रहता, बंधा हुआ रहता है, जो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट में, या जब हम बनाते हैं, या जब, वो पहले तो बंधा रहता है, तो कार्बन हर एक जो भी जैविक तत्व है जो कि सड़ता है, जिसको डिकम्पोज होता है, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसमें कार्बन होता है। और कार्बन और नाइट्रोजन का जो संयोजन है, CN रेशियो जिसको कहते हैं, वो जैसे लकड़ी है, बहुत हार्ड चीज है, उसमें बहुत 60 तक हो सकता है, 65, 80, उससे ज्यादा तो नहीं होता, 60 तक हो सकता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। और जैसे जैसे ये रेशियो कम होता जाता है, 40, 30, 20, 10, वैसे वैसे नाइट्रोजन रिलीज होता जाता है, मतलब नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे वो खाद के रूप में आता है, तो उसकी CN रेशियो कम होता जाता है, और ये 10, 5, इस तरह से, मतलब उसमें अब नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ये जो कल्चर कोई भी हम उपयोग करते हैं, उसके लिए कार्बन की आवश्यकता है। कार्बन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसी भी जीवाणु को सरवाइव करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। अगर वो मिट्टी में नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही, कार्बन कह सकते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर ही हमारे जीवाणु को न्यूट्रिशन देते हैं, और फिर जीवाणु पौधे को न्यूट्रिशन देते हैं। और सबसे मुख्य चीज ये है कि ये जो कार्बन है, ये कभी भी पौधे को जमीन से नहीं मिलता है। मैं कुछ हमारे वक्ता आए थे बीच में, कुछ हमारे मुख्य अतिथि आए थे, और कुछ चर्चा भी हुई थी कि हमें कार्बन बढ़ाने के लिए कोयले का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ओस कोयले का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि खदानों से निकल रहा है। तो मेरा उसमें कहना ये है कि ये जो इस तरह का कोयला होता है, जो लकड़ी का कोयला है, जैसे, ये बहुत ही
सख्त कार्बन है, मतलब इसको तो डिकम्पोज होने में 10-15 साल लग जाएंगे, और ये हमारी फसल को इमीडिएट कोई फायदा नहीं देता है। मैं एक दफे झारखंड में था, तो झारखंड में वो अ, कोयला जो लोगों की खेतों में मिलता है, ऐसे एरिया में हम गए थे, वहाँ कोयले की बेल्ट है, तो वो खोदते हैं तो वहाँ कोयला निकलता है। तो पर वो खेती नहीं होती है बहुत बढ़िया खेती, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अब वो वहाँ तो कोयला ही है पूरे खेत में, तो कि वो तो बहुत ही बढ़िया है वो तो। लेकिन नहीं, वो जो कार्बन है, जो कोयला है, उसमें कार्बन ही होता है, लेकिन वो इनर्ट फॉर्म में है, वो दूसरी फॉर्म में है, उसको डिकम्पोज करने में वो बहुत सख्त है, जैसे लकड़ी की तरह। तो वो हमारे फसल के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, चाहे हम उसको पीस के भी डालें। हाँ, उसकी राख अगर जला के, वो राख का उद्देश्य अलग है, उससे पोटास मिलता है, वो अलग बात है। तो कार्बन तो हमें जैविक फॉर्म में ही खेत को देना पड़ेगा, और वो लिक्विड फॉर्म में उसको हम ग्रीन, या हम बोले हरे, उसको ग्रीन ग्रीन मैन्योर, या जो हरी चीजें हैं उसको सड़ा कर, या जो हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद बोते हैं, उससे उस तरह का कार्बन मिलता है जिसकी हमें जरूरत है। या या गोबर से, गोबर भी एक ग्रीन मैन्योर है, तो कच्चा गोबर। अ, तो ये जो कार्बन की आवश्यकता हमारे खेत को होती है। और जैविक खेती में, जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती हम बोले, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी खेत की मिट्टी का कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर कहे हम उसको, जैविक तत्व कार्बन बढ़े। और अमूमन 2, 3, 4 बोलते हैं लोग परसेंट, लेकिन मैं तो कहता हूँ 1% भी किसी मिट्टी में कार्बन है, परसेंटेज है, तो वो बहुत अच्छी मिट्टी कही जाएगी, और उसमें प्रचुर मात्रा में जीवाणु को सरवाइव करने के लिए खाना मिलता रहेगा। ये कार्बन कोई मिट्टी से हमारे पौधे नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, जीरो। ये जो जितना भी कार्बन है, जो हम ऑर्गेनिक मैटर जिसको कह रहे हैं, जो कार्बन की बात कर रहे हैं, ये हवा से मिलता है। और ये आपको पहले भी कई दफे सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी पत्तियां जो है भोजन के रूप में अवशोषित करती हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में उसमें से कार्बन अलग हो जाता है, और जो पानी जो नीचे जमीन से आ रहा है पत्तियों में, उसमें जो हाइड्रोजन CO2, ये क्या, और जो H2O, उससे पानी अलग हुआ, तो वो तो कार्बन, मतलब कहने का मतलब है ये एक पूरा 100% हवा से जो है हमारे पौधों में आता है, और फिर उस पौधे में जमा होता है, उसके विभिन्न भागों में जमा होता है। और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पौधे में इतना कार्बन है। तो जो लकड़ी के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे सागौन, जो पुराने पेड़ 50-100 साल पुराने, बड़े बड़े जिनकी आयु लंबी होती, उनमें 60% तक, 55-60% तक कार्बन होता है, और जो सब जो है हवा से आता है। सुभाष पालेकर ने इसको बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने एक उदाहरण से समझाया भी कि हमें कितने जो है न्यूट्रिशन की जरूरत है, मतलब और कितना कहाँ से आता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, एक उदाहरण भी देते थे कि अगर आपके पास 100 किलो
गेहूं आप काटते हैं, मतलब पूरा जड़ से काट के आप अगर गेहूं का पौधा काटते हैं और उसको तोल के 100 किलो आप सुखाते हैं, 100 किलो तोलते हैं और फिर सुखाते हैं, तो वो रह जाता है आपका करीब 30 किलो, क्योंकि उससे पानी उड़ जाता है। 30 या 30-35 किलो जो भी रहेगा, सुखा दे अगर पूरा पौधा तो, और फिर हम जब उसको जला दे आग लगा के, तो जो राख बचती है वो आधा किलो भी नहीं बचती 100 किलो की। तो ये कहाँ गया? तो जो पानी था वो पानी तो निकल गया, वो तो सूखने से निकल गया। सबसे अधिक तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है खेती के लिए, और जो बाकी तत्व है वो हवा में चले गए। जो हवा वाले थे वो हवा में चले गए, बाकी बचे वहाँ मिनरल्स। कौन से? ज्यादातर वो चीजें वहां पे बसती हैं राख में, पोटास, और कोई नाइट्रोजन नहीं बचता है, फॉस्फेट भी नहीं बचता, नहीं बचेगा। पर ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनके हम बोलते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, इस तरह की चीजें उसमें होंगी जो वहां पे बच जाएंगे, जो हवा में नहीं उड़ पाए, बाकी प्रकृति में मिल जाती। तो ये मतलब प्रकृति का चक्र है, जिसमें हमें कार्बन 100% हवा से मिलता है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जमीन में हमारा कार्बन होना चाहिए या ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी हमारी जैविक खेती अच्छी होगी, तभी हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो उसका जमीन में क्यों जरूरत पड़ जाती? तो जमीन में इसलिए जरूरत पड़ती है कि मैं जैसे कह रहा हूँ, और सुभाष पालेकर जी ने कहा है कि गोबर को हम कल्चर के रूप में प्रयोग करते हैं जैविक खेती में। इसका मतलब हमारे जो जीवाणु हैं, जीवाणु पे बहुत काम हुआ है कि कौन से जीवाणु, आइजोबियम, स्यूडोमोनास, बहुत सारे जीवाणु हैं, पीएसबी, ये जो इनके फंक्शन क्या है, इनको किस, एसिटोबैक्टर, इनके फंक्शन क्या है, इसके बारे में तो एक अलग ही विषय है। हर एक जीवाणु का रोल क्या होता है, ये पौधों को बीमारियों से भी बचाते हैं। तो ये जो जीवाणु हैं, इनका भोजन है वो ऑर्गेनिक मैटर। अगर हमें मिट्टी को लाइव रखना है, लाइव मतलब जिंदा रखना है, तो वो जीवाणुओं का होना आवश्यक है। उन जीवाणु का वो तभी होंगे जब उनको खाना मिलेगा। उनका खाना क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो वो जीवाणु रहेंगे, जीवाणु रहेंगे तो वो बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, मिट्टी को पुलपुला करेंगे, मिट्टी में हवा से नाइट्रोजन खींचेंगे, तो कोई वहां पे ऐसे भी जीवाणु हैं जो वहां पे जो फॉस्फेट पड़ा हुआ है इनर्ट दूसरे फॉर्म में, उसको बदल के उस फॉर्म में लाएंगे कि वो पौधे उपलब्ध हो सके उसको। बहुत सारे, तो एक तंत्र है जो मिट्टी के नीचे चलता है। उस तंत्र को जीवित रखने के लिए ऑर्गेनिक मैटर होना अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी में, हमारी जो खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर, जैविक तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। जब कार्बन नाइट्रोजन, और मैंने कहा कार्बन के साथ नाइट्रोजन स्वतः ही जुड़ा होता है, तो उसका रेशियो होता है जो डिपेंड करता है कि कितने सख्त वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर से मतलब जैविक तत्व से कार्बन निकलता है। कार्बन कितना सख्त है, कितना सॉफ्ट है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो अवेलेबिलिटी उसकी कितनी रहेगी जमीन में, और जो जीवाणु है वो कितने इजीली उसको ले सकते हैं, कितने इजीली उसको खा सकते हैं। तो गोबर ऐसी चीज है जो उसको बहुत इजीली जो है जीवाणु खा सकते हैं, उसमें जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसको ले सकते हैं। इसलिए उसमें काफी तेजी से जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जीवामृत, घन जीवामृत, ये इसको इन की संख्या को बढ़ाने का एक प्रक्रम है, एक विधि है।
इनको हम तेजी से इनकी संख्या को बढ़ाए, और उसमें हम गुड़ इसलिए डालते हैं, मैंने कहा गुड़ ऑलरेडी 100% कार्बन है, अवेलेबल कार्बन है, इसको खा के वो बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसको हम पानी के साथ स्प्रे के थ्रू खेत में डाल के इनकी संख्या खेत में बढ़ाते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी जीवाणु बनते हैं तो ये इनका वेट भी लिया गया, ये काफी मात्रा में इनका बाई वेट लें तो इनकी एक एकड़ में ये क्विंटलों में हो सकते हैं। तो ये जीवाणु भले ही ये नाइट्रोजन और इनको कार्बन की आवश्यकता होती है, पर ये एक रिसर्च भी की गई है कि जीवाणु को का अपना एक कंपोजिशन होता है। अगर उसको हम तोड़े, उसका एनालिसिस करें, तो उसमें केवल कार्बन और नाइट्रोजन नहीं होता है, बल्कि फॉस्फेट, पोटास, इस तरह की भी चीजें जीवाणु में होती है। तो जब उनकी डेथ होती है मिट्टी में, तो वो स्वतः ही एक और एक खाद बन जाते हैं पौधों के लिए, फॉस्फेट के रूप में, पोटास के रूप में इनकी अवेलेबिलिटी पौधे के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो कार्बन है, इसका मिट्टी में किस तरह से इस एक्टिव होता है, ये किस तरह से ये काम करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, संरचना कैसी। सभी तरह की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है, जो कार्बन है, जो जैविक तत्व है, उसका फंक्शन अलग अलग होगा। अगर मिट्टी भी अलग अलग तरह है, कमजोर मिट्टी, ताकतवर मिट्टी, अमूमन कहा जाता है कि जो बलुई मिट्टी होती है वो कमजोर मिट्टी होती है। और वास्तव में कमजोर होती है, और इसको समृद्ध बनाया जा सकता है। अ, मिट्टी की जो पोरोसिटी है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी तुरंत अंदर चला जाता है बिल्कुल, तो उसको पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। और ऐसी भी मिट्टी है जिसमें पानी अंदर जाता ही नहीं है, थोड़ा सा बारिश हुई तो पानी ऊपर ही तैरता रहता है, ऐसी भी मिट्टी है। तो दोनों ही मिट्टी खराब है, बहुत ज्यादा पोरस, बहुत ज्यादा जिसमें पानी हम एक बाल्टी डालें और वो विद इन 1 मिनट या आधा मिनट या 30 सेकंड में वो पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया। और ऐसी मिट्टी जिसमें हम थोड़ा सा एक गिलास पानी डालें और वो अंदर जाने में उसको 5 मिनट लगे, वो ऊपर ही तैर रहा है, वो भी मिट्टी। तो जो महत्वपूर्ण चीज है फसल के लिए या किसी भी उत्पादन के लिए, मिट्टी का टेक्सचर है, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान आ, नहीं दिया गया है। और वो थोड़ा सा टफ काम भी है कि किसी जो मिट्टी हमारे खेत की है उसका टेक्सचर, जिसको हम कह सकते हैं संरचना, विन्यास, टेक्सचर का मतलब है विन्यास, उसको सुधार हम पाए। तो उसमें मतलब उसको पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या हम अपने मिट्टी का विन्यास या टेक्सचर और को सही कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे वाटर कंजर्वेशन पे, हमें कितना पानी चाहिए, पानी का संरक्षण जमीन में हो, इसके लिए मिट्टी का टेक्सचर और स्ट्रक्चर, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारी मिट्टी कैसे है, और उसको सही फॉर्म में लाने के लिए कि वो पौधे के लिए एक आदर्श मिट्टी बने, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
اس پہ کبھی الگ بات ہوگی، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ایک آدرش مٹی کو اگر ہم سادھارن بھاشا میں بولے تو ہم اس کو بولتے ہیں دومٹ مٹی. دومٹ مٹی مطلب کہ وہ نہ زیادہ پورس ہے، اس میں پانی بھی رکتا ہے. تو پانی اس میں اس کی مٹی کا ونیاس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں پانی رکتا بھی ہے اور بہت زیادہ رکتا بھی نہیں. پانی اتنا ہی رکنا چاہیے کہ وہ پودوں کی جڑوں کو آسانی سے اس کو لے سکے. اور سبھی مٹی جو ہے وہ طاقتور بھی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے اتراکھنڈ میں اگر ہم چیڑ کے جنگلوں کے نزدیک دیکھیں تو وہاں پیلی مٹی، لال مٹی ملتی ہے. لال، پیلی لال مٹی. اور جو کافی ایسیڈک ہوتی ہے. اور اگر ہم بلیک سوئل کرناٹک، مہاراشٹر کی بات کریں تو وہاں کالی مٹی، بلیک سوئل ہے. پھر ایک مرم وہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں جو کمزور مٹی ہوتی ہے اسی میں بلیک سوئل ہے. ادھر ہم راجستھان میں جائیں تو یہاں ادھر کچھ پارٹ کرناٹک، کچھ ادھر اڑیسہ اور بہار لیٹرائٹ ایک پودا ہوتا ہے تو تھوڑا ہلکا اس طرح کی مٹی ملتی ہے، تھوڑا بھوری پر وہ. اور ایک بالوئی مٹی راجستھان یا پھر انڈو گیجیٹک پلین کی مٹی جو بالکل بھربری، جو اس میں اچھا نیوٹریشن ہوتا ہے کیونکہ وہ ریپلینس ہوتی رہتی ہے باڑھ کے آنے سے. تو اس طرح کی مٹی. تو مٹی کیسی ہے، اس چھیتر کی کیسی مٹی ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں نیوٹریشن کیا ہے. تو نیوٹریشن میں جو پرائمری رول ہے وہ ہے جیواणو کا. اور دوسرا رول جو مجھے لگتا ہے، بہت سارے بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں، نیماٹوڈ ہیں، فلیزلیٹ ہیں، سیلیٹ ہیں، اور سوکشم جو انسیکٹ جو زمین میں رہتے ہیں، چیٹیاں، یا ہم کہیں لاسٹ میں کینچوا. تو اس پہ بہت وستار سے سبھاش پالیکر جی نے بات کی. یہ سبھی چیزیں اس طرح سے ہماری زمین کو ارورکتا کو بنائے رکھتی ہیں. وہ اس کے بارے میں وستار سے انہوں نے بتایا ہے اور بہت وستار سے بتایا ہے. وشیشتا کینچوا کا جو یہ جب جیواणو کی سنکھیا اچھی خاصی ہو جاتی ہے مٹی میں اور گوبر کا پریوگ ہوتا ہے تو وہ کینچوؤں کو آکرشت کرتا ہے جیوامرت اور گھن جیوامرت کے پریوگ سے. اور کینچوے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہ نارملی کینچوے 2-3 فٹ کی رینج میں رہتے ہیں مٹی میں، 2-2.5 فٹ کی رینج میں. لیکن کچھ کینچوے جو ہے 14-15 فٹ نیچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اوپر نہیں آتے، وہیں پیرلل روپ سے زمین کے میں ایسے گھومتے رہتے ہیں. پر جو ہمارے جو مٹی میں کینچوے دکھتے ہیں، ہمارے دیسی کینچوے، وہ 2-2.5 فٹ کی رینج میں ہوتے ہیں. تو ان کینچوں کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ان پہ جو جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو بہت بڑا ایک مطلب ریسائکلنگ وہ نیوٹرینٹ کا کرتے ہیں. ہمارے پودے کو کیول نائٹروجن ہی نہیں چاہیے. نائٹروجن تو پرمکھ تتو ہے، میں کہوں گا نمبر 1. نائٹروجن ہو گیا، فاسفیٹ ہو گیا اور پوٹاس. یہ 3 چیز تو بیسک جو کہ سبھی لوگ اور پورے بازاروں میں بکتا ہے. پھر اس کے بعد کیلشیم، میگنیشیم
और सल्फर, ये जरूरत होती है। ये प्राइमरी है, ये काफी मात्रा में चाहिए होता है, क्विंटलों में नाइट्रोजन और फॉस्फेट और पोटास। और ये एक बिजनेस है काफी बड़ा, और ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो फॉस्फेट, स्पेसिस और नाइट्रोजन और पोटास, जो काफी वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मेरा मतलब है कि अगर हम कहें कि नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में इतना है, आज माना 10 किलो है, किसी या इतने क्यूबिक मिट्टी में इतना नाइट्रोजन है, तो जरूरी नहीं है कि ये आज है तो परसों भी रहेगा। फास्ट इसमें मूवमेंट होता है, ये उड़ जाता है, बह जाता है, नीचे चला जाता है, यूज हो जाता है पौधे के द्वारा। इसलिए हम उसको वोलेटाइल कहते हैं कि नाइट्रोजन वोलेटाइल है। आज हम टेस्ट करें मिट्टी में तो ये 100 हो सकता है इसका मात्रा, तो कल ये 10 हो सकता है। तो ये वेरिएशन इसमें होता रहता है। और अगर जितना पौधा ले गया तो ले गया, नहीं तो ये उड़ भी जाता है अमोनिया के रूप। और लेकिन पोटास भी कुछ ही इस तरह का बिहेवियर है, लेकिन कम है नाइट्रोजन से, जबकि फॉस्फेट ऐसा नहीं। वो उसका मुख्य स्रोत नाइट्रोजन जो है मिट्टी में नहीं मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी बनती है, जो कि मिट्टी बनने में एक हम मेरा जो जिस सब्जेक्ट से मैंने किया है वो जियोलॉजी है, तो मिट्टी बनने में बोलते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 1000 साल लगे थे। अब तो बनी हुई है मिट्टी, लेकिन 1000 साल में 1 सेंटीमीटर बनती है। और कहाँ से बनती है? जो वहां पे रॉक होगी, जो वहाँ पे चट्टान होगी, वो टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी, फिर और टूटेगी, और तब 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। ये मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। भले लाखों करोड़ों साल से जो प्रक्रिया चली, उससे हमें मिट्टी, जिस मिट्टी में हम खेती कर रहे हैं वो बनी हो, लेकिन उसको बनने में टाइम लगता है। तो इस मिट्टी में फॉस्फेट हो सकता है ओरिजिनली, मतलब पहले से हमारी मिट्टी में फॉस्फेट होता ही होता है। काफी भी मात्रा में भी हो सकता है और बहुत कम मात्रा में। ये कितना हो सकता है, इसका भी एस्टिमेशन वैज्ञानिकों ने लगाया है कि ये 40 क्विंटल भी हो सकता है 1 एकड़ में, हमारी जो ऊपर 1 फीट मिट्टी में। और ये 400 किलो, कुछ भी इसमें एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता सकता, पर ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो मिट्टी किस किस चट्टान से बनी हुई है, और उस चट्टान का कंपोजिशन क्या था, क्या उसमें फॉस्फेट अच्छी मात्रा है, क्या फॉस्फेट वाली रॉक तो नहीं थी वो। जैसे रॉक फॉस्फेट, तो जहाँ रॉक फॉस्फेट वाला एरिया है तो उस मिट्टी में फॉस्फेट लगभग हर रॉक में पाया जाता है, हर पत्थर में। तो पत्थर में उस पत्थर में से जो मिट्टी बनती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें फॉस्फेट कितना है। पोटास भी पत्थरों में होता है। और इनर्ट पर ये जो फॉस्फेट और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज्यादातर जो चूना पत्थर, जो उसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, उसमें मिलेगा। डोलोमाइट कहते हैं, उसमें मिलेगा। सल्फर भी उसी, ये 3 चीजें, जिप्सम, डोलोमाइट,
لائم اسٹون، ان 3 چیزوں کو اگر ہم مکس کریں تو اس میں تینوں چیزیں ملتی ہیں، کیلشیم، میگنیشیم اینڈ سلفر. تو یہ بھی سیکنڈری ایلیمنٹ ہے، بہت ضروری ہیں اور ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ مٹی میں ہیں نہیں ہے، کتنا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراپ کا پروڈکشن. تو اگر میں بولوں کہ کیا ہمیں سوئل ٹیسٹ کرنی چاہیے، یہ بھی بات اٹھی تھی. سوئل ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، ایسے بھی جیوک میں بولتے ہیں بھائی آپ اگر پروڈکشن اچھا ہو رہا ہے تو سوئل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں ایسا ضروری ایک دفعے زندگی میں ضرور اپنی پوری مٹی کی جانچ کرنی چاہیے کسان کو، اور اس مٹی کا جو سیمپل ہے وہ طریقے سے لیا جانا چاہیے، اور 1 فٹ گہرائی سے کم آنی چاہیے، وہاں سے بھی 1.5 فٹ کی بھی مٹی آئی تو زیادہ بڑھیا. نارملی یہ ہم جو دیکھتے ہیں جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا جو اس میں مٹی جو ہے کیول 6 انچ اوپر کی پرت سے لی جاتی ہے، تو سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اوپری پرت میں سب سے جو جتنے بھی نیوٹرینٹ پودے کو چاہیے ہوتے ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں، جو مین نیوٹرینٹ NPK اویلیبل فارم میں ہوتے ہیں. اور جو مٹی کا جب انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ اس میں لکھا رہتا ہے کہ اویلیبل فارم میں کتنا ہے. جیسے اس میں یہ نہیں لکھا رہتا ہے کہ اس مٹی میں کتنا فاسفیٹ ہے، اس میں یہ لکھا تھا ہے کتنا فاسفیٹ اویلیبل فارم میں ہے، مطلب جو پودا ایزیلی لے سکے یا پودے کے لیے بنا کھانا ہے، جو وہ کتنا ہے، اس میں ایسے کتنا نائٹروجن ہے، ایسے کتنا پوٹاس ہے، اس طرح کا ہوتا ہے. میرا کہنا ہے کہ ٹوٹل فارم میں ہمیں مٹی کا انالیسس کرنا چاہیے، ٹوٹل کتنا ہے ہماری مٹی، کیونکہ وہ مٹی ہمارے کھیت میں ہے، اور ہمیں 1.5 فٹ کم سے کم 1.5-2 فٹ نیچے کی بھی مٹی اس میں ملا دینی چاہیے اس سیمپل میں، تاکہ ہمیں اپنے کھیت کی مٹی کا پورا جو اس کا اوریجنل فارم ہے، مطلب میں کروں جب وہ جنمی تھی وہ مٹی، اس کا پتہ چلے کہ اس میں آخر کتنا کیسا تتو ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی سخت ہے. تو اس میں مائکرو نیوٹرینٹ بھی آئیں گے، جیسے زنک، کاپر، میگنیز، آئرن، یہ سبھی چیزیں اس میں، مولیبلیڈنم، یہ بہت ضروری ہے ہمارے پودے کے لیے. یہ مائکرو نیوٹرینٹ ہم ان کو کہتے ہیں، اور ان کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری NPK کا ہے. ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جو مائکرو نیوٹرینٹ کا پودے کے وکاس. فار ایگزامپل مولیبلیڈنم ایک بہت کم ماترا میں پودوں کو ضرورت پڑتی ہے، 1 ایکڑ میں 100 گرام بھی ہے تو بہت ہے، لیکن یہ کیٹالسس ہے. جو پودے میں ہراپن اس کی پتیوں میں نہیں آ سکتا ہے اگر اس میں مولیبلیڈنم نہیں ہے مٹی میں. تو مٹی اگر بالکل خالی ہے، مولیبلیڈنم ہے ہی نہیں، تو وہ گرین ہو ہی نہیں سکتی ہے پتی، ساری پرکریائیں ٹھپ ہو جائیں. تو کیٹالسس ایسے مائکرو نیوٹرینٹ ہے جو بہت کم ماترا میں پودے کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن چاہیے وہ. اگر وہ نہیں ہے، نمک نہیں ہے، تو سواد ہی خراب ہو جائے گا. اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں، اور یہ مائکرو نیوٹرینٹ ہمیں ایک دفعے ضرور جانچنی چاہیے اپنے کھیت کے. اور جو بیسک ہے فاسفیٹ ٹوٹل فارم میں، ٹوٹل فاسفیٹ، ٹوٹل پوٹاس، ٹوٹل نائٹروجن تو نہیں، اور کیلشیم میگنیشیم بھی ٹوٹل فارم میں. یہ ودا پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں کوئی ایگریکلچر سائنٹسٹ نہیں ہوں،
اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری مٹی میں دو فارم میں یہ ماننا کیا یہ ہے ہی کہ ایک اویلیبل فارم میں نیوٹرینٹ ہوتے ہیں، ایک نان اویلیبل فارم میں ہوتے ہیں. تو نان اویلیبل فارم میرے حساب سے زیادہ امپورٹینٹ، اور اسپیشلی ان نیوٹرینٹ کے لیے جو ہماری مٹی میں وولیٹائل نہیں ہے، مطلب رہتے ہیں ہمیشہ. جیسے میں نے کہا فاسفیٹ، اگر ہم اس کو ایک دفعے کھیت میں ڈال دیں گے اور آپ کا کھیت کا پانی ایروجن نہیں ہو رہا ہے، پانی اب مٹی بہ جا رہی ہے تو سب کچھ چلا جائے گا. لیکن اگر وہ مٹی وہیں پڑی ہوئی ہے وہ وہیں رہے گا، پودا لیتا رہے گا، جو بچ جائے گا وہ مٹی میں رہے گا، کہیں نہیں جائے گا. اگر بہت زیادہ پورس مٹی ہے تو وہ نیچے جا سکتا ہے، نیچے زمین کے تھوڑا اور گہرائی میں چلا جائے گا، لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے، مطلب اڑتا نہیں ہے ہوا، اس کا کوئی ریئیکشن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں چلا جائے، تو وہ وہیں رہے گا. ایسے ہی کیلشیم میگنیشیم بھی وہیں رہے گا، سلفر بھی بہت اس میں ماترا میں، یا پوٹاس بھی ادھک ماترا میں زمین میں ہی رہتا ہے اگر وہاں پہ ایروجن نہیں ہو رہا ہے، پانی کا بہاؤ اتنا نہیں ہے کہ وہ مٹی بہ جا رہی ہے. تو وہاں ہے وہ مٹی، اگر وہ تو اس میں رہے گا، تو اس کا کمپوزیشن ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس مٹی میں کون سا تتو کی کمی، اور اس تتو کی پورتی چاہے ہم جیوک کریں ہم پراکرتک کھیتی کے، پورتی تو ہونی ضروری ہے. پورتی فار ایگزامپل سلفر کی کمی ہے تو بھائی سلفر تو ڈالنا ہی پڑے گا، باہر سے ہی ڈالنا پڑے، چاہے آپ کہیں گے کہ کیمیکل تو یوز نہیں ہوگا، نہیں، کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس میں سلفر جو ہے جیوک بھی ہوتا ہے. آپ کا جہاں بھی لائم سٹون کنٹری ہے، جو جس کو ہم چونا پتھر کی بیلٹ ہیں کئی جگہ بڑی بڑی، تو وہاں جائیں گے تو جیسے ہمارے یہاں دہرادون میں سہسدارا ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ پیلی مٹی جس کو کہتے ہیں، پیلی مٹی ملتی ہے. کئی دفعے یہاں پہ بات بھی ہوئی ہے سدن میں کہ پیلی مٹی، لال مٹی، اور ان سب کو ملا کے ہم پروم بنائیں گے، کیا کہتے ہیں وہ کھاد بنا سکتے ہیں پروم ٹائپ کے، اور فاسفیٹ کا چورا ڈال کے. یہ پیلی مٹی بیسیکلی یہ لائم سٹون جو جہاں نکلتا ہے اس ایریا میں اگر پانی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس سے یہ پیلی مٹی بنتی ہے، اور وہاں پہ بہت ادھک ماترا میں یہ ملتی ہے. اور اس پیلی مٹی میں سلفر بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ سلفر ہمارے پودے کے لیے بہت بھی سلفر بھی ضروری ہے، جو گرمی دیتا ہے پودے کو. تو یہ کون سا میرا کہنے مطلب کون سا ٹوٹل فارم میں کون سا تتو ہماری زمین میں کم ہے، اس کی پورتی کی جا سکتی ہے صرف ایک بار. میں کہوں گا 50 سال میں ایک بار. کیا ہے کہ اگر ہم پرکرتی کے نیم سے چلیں تو ہم کیا پچھلے 100 سال سے تو کر ہی رہے ہیں اس کھیت میں کھیتی ہے، یا 50 سال سے تو کر رہے ہیں، ہے نا. اس کھیت میں کم سے کم مانے تو 80 سال سے ہم وہاں پہ اس کو بار بار کھود رہے ہیں، پھر فصل بو رہے ہیں، پھر لے رہے ہیں، پھر فصل بو رہے ہیں، پھر لے رہے ہیں. اور جو اس میں فاسفیٹ تھا، جو اس میں نیچرل پراکرتک روپ سے جو کیلشیم تھا، میگنیشیم تھا، یا جو مائکرو نیوٹرینٹ تھے، زنک تھا، کاپر تھا، آئرن تھا، مولی بلینم تھا، جو بھی اس میں یہ تتو تھے یہ پودے نے لیے ہوں گے، اس فصل نے لیے ہوں گے تھوڑی تھوڑی ماترا میں. اگر ہم نے یوریا DAP نہیں ڈالا ہوا، کیونکہ وہ جیواणو کا جو سنگٹھن
जीवाणु की जो संरचना पृथ्वी के अंदर या उस मिट्टी में रही होगी, तो उसमें उसकी अवेलेबिलिटी वो बढ़ाते हैं, और उस अवेलेबिलिटी के थ्रू वो पौधे हमें हमारे हमारे अन्न में जो हम उगाते हैं उसमें जाता है। ये सभी तत्व जरूरी है। तो ये तत्व जो है मिट्टी में धीरे धीरे डिप्लीशन उसका होता है, कमी तो आती है। फॉस्फेट है तो वो कम होता जाएगा, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट के रूप में बाहर ले आए, अन्न के रूप में बाहर ले आए। तो कुछ हमारे शरीर में गया, कुछ रिसाइकिल होके वो वहां तो जाता नहीं है। तो मैं कल ये रिसाइकिल पे थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो वो जो वो जो तत्व है मिट्टी में, और वो कितनी मात्रा में है, टोटल फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में नहीं, तो अवेलेबल फॉर्म में उसको लाते हैं जीवाणु और केंचुए। जीवाणु और केंचुए ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें उसका एक दफे टेस्ट होना मेरा मानना है। टोटल फॉर्म में कितना उसमें तत्व हैं वो उसका पता होना चाहिए, ताकि हम एक दफे उसको उसका मैनेजमेंट कर सकें, उसका अमेंडमेंट कर सकें मिट्टी का, कि भाई ये तत्व की कमी पड़ रही है, और उस तत्व की कमी से कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि वो आपका पौधा बार बार रोगी हो रहा हो सकता है कि प्रोडक्शन में सब कुछ ठीक है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें आती। सब कुछ पौधा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसमें मिठास नहीं है गन्ने तो ये तो मतलब एक उदाहरण की तरह बता रहा हूं। लेकिन इसका पता हमें होना चाहिए कि हमारे सॉइल का जो मुख्य तत्व है, जो ओरिजिनल तत्व है, जो उसके मूलभूत तत्व है, उस मिट्टी का कंपोजिशन क्या है। नाइट्रोजन को छोड़ दो, पोटास को भी थोड़ा बहुत छोड़ दो, ये उड़ने वाले तत्व हैं, और ये तो बाहर से ही पड़ते हैं, ये होते भी नहीं है। जो रॉक है उसके अंदर नहीं होता है, इसको तो बाहर से ही पौधा लेता है। मैंने कहा भी ये हवा से आता है, एक कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन का फिर रिलेशनशिप है। तो ये नाइट्रोजन भी हवा में होता है, ये जीवाणु इसको फिक्स करते हैं जमीन में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और ये सब। और लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन, और इसका कैसे हम अवेलेबिलिटी बनाए रखेंगे। तो सुभाष पालेकर की मैं बात कर रहा था। सुभाष पालेकर ने इसको बहुत अच्छी तरह से अपने जो लिटरेचर है उनका, इंग्लिश में पता नहीं हिंदी में ट्रांसलेट हुआ कि नहीं, भले ही बहुत वैसा किसी ने लिखा है, पर उन्होंने काफी इस पे बहुत विस्तार से कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या, तो बहुत सरल भाषा में अगर उसको कहें तो उन्होंने ये भी उसमें डिस्क्राइब किया है कि जीवाणु इतने पैदा होंगे, इन जीवाणु जब मरेंगे तो इतने फिर न्यूट्रिएंट मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केंचुओं का रोल क्या है, किस तरह से केंचुए हमारे न्यूट्रिशन और जो हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये तो पहले भी मैंने भी बात की थी, और बार बार बात हो रही है कि जब भी कोई चीज क्या है, जो हमारी मिट्टी में केंचुए हैं, वो जब मिट्टी, दो तरह के केंचुए होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक तो बायोजेनिक होते हैं, बायोफीडर, जो जैविक तत्व ज्यादा खाते हैं, गोबर इत्यादि, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, ये बायो। और एक है सॉइल फीडर है, वो मिट्टी ज्यादा खाते हैं, 90% मिट्टी खाते हैं, 10% ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। एक के जो वो हैं जो 90% ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, 10% मिट्टी खाते हैं, वो है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, एसिनाफिटिडा। दूसरा जो हम मिट्टी में रहता है केंचुआ, जो बरसात में दिखता है, ये 90% मिट्टी खाता है, और 10% इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जब भी मिट्टी इसके अंदर से जाती है, प्रकृति ने क्या सिस्टम बना रखा है, जब भी मिट्टी इसके अंदर से जाती है, ये मिट्टी खाता है, खाता रहता है। तो जब भी मिट्टी इसके अंदर से जाती है तो वो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सारे तत्व, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर,
ये एनपीके विशेषता, ये जो हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी अवेलेबिलिटी वो 5 गुना बढ़ा देता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सबने माना है कि जो भी वो अगर मिट्टी खाता है, जब उसके बाहर निकलती है वो केंचुए वो जो उसके फॉर्म में, तो मल के फॉर्म में, तो वो उसमें अवेलेबिलिटी एनपीके की 5 गुना बढ़ जाती। अगर उसमें 1 था तो अब वो 5 हो गया है। तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है मिट्टी, और वही काम जो है वो भी जीवाणु भी कर रहे हैं, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे कर रहे हैं, पर केंचुआ लार्ज स्केल पे इसका तो रोल ही बहुत विस्तार से है। और ये इसको विस्तार से सुभाष पालेकर जी ने एक्सप्लेन भी किया है कि कितने क्वांटिटी में, और बहुत सारे लिटरेचर भी है जिसमें ये है कि कितना क्या कैपेसिटी है। तो टनों में ये केंचुए जो है मिट्टी को खाते हैं, टनों में। और अगर इनकी एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, ये मैंने तो ऑब्जर्व किया है, और मेरा अनुभव भी रहा है कि ये अगर हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग अधिक से अधिक अपनी खेती में कर रहे हैं, तो ये केंचुए इवन बरसात में तो सब जगह दिखते हैं। आपको बिना बरसात, जब बरसात नहीं होती है, तब भी आपको इनके छेद, ये तो खुले तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इनके ट्रेसेस आपको दिखेंगे। वो मल आपको दिख जाएगा, जो इसका छेद आपको दिख जाएंगे। तो ये केंचुए एक्टिव हो जाते हैं। इनको एक्टिव करने का ही ये ये जो जीवामृत और घन जीवामृत या जो भी गो आधारित खेती, ये करने का ये नायाब तरीका है। मैं कहूँगा यही एक साइंस है। ये इसको समझना एक वेस्टर्न जो हमारा साइंस है, जो इस पे करता है कि अजी कैसे होगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कैसे होगा, कहाँ से आएगा नाइट्रोजन, कहाँ से आएगा पोटास, कहाँ से आएगा, ये जो तोड़ने की बातें होती है, ये चीज कहाँ से मिलेगी, वो चीज कहाँ से मिलेगी, ये समझना थोड़ा कठिन है। क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, पूरा लिविंग, सब सोयल पूरी जिंदी हो जाती है, लिविंग हो जाती है केंचुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण, बहुत सारे जीवाणु के, तब वो सिस्टम ही अलग होता है वहाँ। और उसी के कारण हमें ताजुब होता है कि यार बिना फर्टिलाइजर डाले, बिना ये डाले, फिर भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया जमीन के अंदर चलती है, मिट्टी में चलती है, केंचुओं के माध्यम से चलती है, बैक्टीरिया के माध्यम से चलती है, इसका रिजल्ट हमारी पौध पे मिलता है। और जो प्रक्रिया हम एक छोटा सा गोबर का घोल या जीवामृत बना के डाल लें, वो बहुत साधारण चीज नहीं है मेरे हिसाब से। या हम गौ कृपा अमृत हमने, पर उसमें भी हम गोबर तो मिला ही रहे हैं। तो इस तरह का जो एक वातावरण जमीन में बन रहा है, और वो जो केंचुओं को एक्टिवेट करने का जो विशेषता और उस जीवामृत का रोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि अमूमन ये पहले भी बात हुई की थी, जैसे सीपीआर टेक्निक की बात हुई थी कि वो हम नीचे 1 मीटर 3 फीट गहरे मिट्टी को हमें लाना चाहिए, फिर उसको जमीन में डालना चाहिए। उन्होंने कहा भी है, मैं तो जेसीपी लगा के नीचे की मिट्टी फिर ऊपर लगा रहा हूँ, ऊपर की परत में डाल रहा हूँ नीचे की मिट्टी ला। क्यों डाल रहे हैं? देखो, ये भी साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं मिट्टी की, तो नाइट्रोजन, पोटास, और यहाँ तक कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो अवेलेबल फॉर्म है वो खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जैसे जैसे हम नीचे घुसते हैं। अगर ड्रिलिंग करें नीचे ना, जब हम कभी कोई ड्रिलिंग करके कोई पंप सेट लगाते हैं, तो वो न्नीचे से भी वो पीली मिट्टी निकलती है काफी नीचे की। तो ये जो नीचे की, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की परसेंटेज बढ़ जाती है।
माइक्रो, और ये जो एनपीके की परसेंटेज घट जाती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ अभी जिंदा है, मतलब प्रचुर मात्रा में है नीचे की मिट्टी। ऊपर की मिट्टी में जो 1 फीट 1.5 फीट जिसमें हमारा पौधा जमता है, हमारा पौधा सरवाइव करता है, हमारी फसल सरवाइव करती है, वहां ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। क्यों? पौधा लेता रहता है, थोड़ी मात्रा में लेता है। अब कॉपर 40 ग्राम पर एकड़ की आवश्यकता होती है कॉपर, पर है ना, जरूरी है। कॉपर नहीं है तो बस आपकी फसल नहीं होगी, फंगस ही लग जाएगी, सड़ जाएगी। कॉपर एक पौधे को फंगस से भी बचाता है, और फिर उसमें गुणवत्ता, अब ये तो बहुत लंबा विषय है लेकिन बहुत जरूरी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कॉपर होना ही चाहिए। अगर कॉपर कम है तो आपकी फसल में बार बार उकठा रोग, अलना रोग, दालें जो है कॉपर ज्यादा खाती है। हर फसल जो है किसी विशेष न्यूट्रिएंट को ज्यादा खाती है। गेहूं के लिए फॉस्फेट बहुत तगड़ी मात्रा में चाहिए। तो ये भी एक मतलब इश्यू है जिसको जो ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन सी फसल हम उगा रहे हैं, कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसके लिए अति आवश्यक है। प्याज, लहसुन, पोटास ज्यादा चाहिए, इसलिए राख हम डालते हैं। राख में पोटास होता है तो वो अच्छी होती है, और पोटासिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नीचे जाते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट वहाँ प्रचुर मात्रा में है उस मिट्टी में, जो मिट्टी सीबीआर टेक्निक। तो क्या हमें वो नीचे की मिट्टी अपने खेत में डालने से, मैं कहूँगा हाँ। उन्होंने तो एक मेथड बताया, उससे पेस्ट भी कंट्रोल हो रहा है, वो अलग एक विधा है उसकी, मतलब उसका फंक्शन अलग है। और मेरा मानना ये है, हाँ, अगर उस खेत में सालों, हजार, सैकड़ों साल से खेती हो रही, तो एक दफे नीचे की मिट्टी थोड़ा ला के ऊपर कम से कम 1 इंच ऊपर की सतह में जरूर पड़नी चाहिए। तो जेसीबी से, अब तो हमारे पास मशीनें हो गई, जेसीबी से हो या कैसे हो, नीचे की वो 1 मीटर 3 फीट नीचे की जो मिट्टी है उसको खोद के ऊपर की परत में मिलाना। अगर मिलाई जाए तो मुझे लगता है कि अगर इससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में और उसका न्यूट्रिशन में बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा। और अगले 20 साल के लिए कोई जरूरत नहीं है, 20-30 साल, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट तो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और ऊपर की परत में वो पौधों की जड़ों की पहुंच में होनी चाहिए। और हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं तो उसमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, या फिर और भी तत्व, कैल्शियम मैग्नीशियम की भी कमी होती है। तो उसकी पूर्ति किस तरह से हमें करनी चाहिए, वो अ, मैं उसको हम, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है, तो वो मैंने कहा ना कि वो केंचुआ, और जो हम उसके लिए वो वातावरण तैयार कर रहे हैं कि केंचुआ ही एक ऐसा जीव है जो हमारी न्यूट्रिएंट जो हमारी मिट्टी में उसको 5 गुना अवेलेबल फॉर्म में ला रहा है। 5 गुना न्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी है, और केंचुए का काम है उसको अवेलेबल फॉर्म में लाना। पहले अवेलेबिलिटी थी 1, अब हो गई 5। पोटास की अवेलेबिलिटी पहले 1 थी, अब 5 हो गई केंचुए के उससे बाहर निकलने से। तो ये जो प्राकृतिक खेती का जो मेथड है, फिर उसमें मल्चिंग हो गई। मल्चिंग एक ऐसी चीज है, जो मल्चिंग की एक हमारे पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने बहुत जोर दिया था कि बस मल्चिंग मल्चिंग करो, कुछ डालने की जरूरत। लेकिन ये ये एक प्राकृतिक सिस्टम भी है। अगर आप बहुत घने जंगलों में, जो हम बोलते हैं उसको हमारे यहाँ गढ़वाल में बोलते हैं लाटा जंगल। लाटा मतलब उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं किया गया है, वो नेचुरल है। उसमें यहाँ तक कि गाय भैंस लोग पहले लोग चराने ले जाते थे, वहां वो भी नहीं जाती। और प्राकृतिक रूप से ऐसे जंगल अगर आप देखें
जहाँ की कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, घने जंगल, तो उन जंगलों में आपको ऐसी मिट्टी मिलेगी जो हाथ से आप 1 फीट खोद सकते हैं। तो जो ये प्रकृति वहाँ क्या है, मल्चिंग है, नेचुरल मल्चिंग। वो सड़ रहा है एक लेवल, जहाँ पे पौधे की जड़ है वहां तक वो मल्चिंग है। वहां पे वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, और जो भी वो डिकम्पोज होके निकल रहा है वो तुरंत पौधे ले रहे हैं। और पोटास का जो पूर्ति होती है पौधे के लिए, वो मल्चिंग से सबसे ज्यादा होती है। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है मल्च का, और वो डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं वो पौधा इमीडिएटली लेता है। अदरवाइज तो 90% हवा में उड़ते रहते हैं, इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो न्यूट्रिएंट जो है इमीडिएटली पौधे की जड़ें ले लेती है उस लेवल पे, क्योंकि मल्चिंग हमारी जड़ें उस तरफ आ जाती हैं जहां मल्चिंग शुरू हो गई। मल्चिंग मतलब आधा फीट मल्चिंग कम से कम, पोरस मल्चिंग, एक मल्चिंग भी कई तरह की होती हैं और काफी बेनिफिशियल है। अ, अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उसकी दृष्टि से देखें। और ये भी बात यहाँ पे आई थी, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र नर्मदापुरम के जब आए थे वैज्ञानिक, कि हमें खेत खोदने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही छेद कर दो, लगा दो अपने पौधे, और मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करो। ये भी कंसेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं भी कह रहा था कि जंगल में भी तो कोई खोदता नहीं है ना, लेकिन मिट्टी वहां बिल्कुल पुरपुरी रहती है। तो इस तरह के भी अगर आप थोड़ा इस तरह के पौधे उगाते हैं कि जैसे मक्का, बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखे, लिटरेचर भी देखा, ये अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरह की खेती हो रही है। बस आप छेद करो और उसमें मक्के का बीज डाल दो, बस हो जाता है, कोई मिट्टी को खोदने की जरूरत ही नहीं है। तो और मल्चिंग उसके लिए बहुत जरूरी है। और अभी हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई हम जो भी चीज उगा रहे हैं वो जो बायोमास है वो क्या रिसाइकिल हो रहा है। वो रिसाइकिल पे मैंने कहा था बाद में बात करूंगा। रिसाइकिल हो रहा है। अब हम गेहूं लाते काटते हैं, अब पंजाब में तो क्या है कि वो तो गेहूं अलग निकला, बाकी सब जला दिया। हम भी क्या कर रहे हैं यहाँ, वो गेहूं ला के वो भूसा बेच दिया। भाई वो वहां पैदा हुआ था उस खेत में, आपने रिसाइकिल नहीं हुआ। वो पहले की पारंपरिक ढंग से देखें तो हम उसको लाते थे, अपने पशुओं को खिलाते थे, फिर वो फिर खेत में चला जाता था गोबर, तो रिसाइकिल होता था। अभी हम क्या कर रहे हैं, भले ही ले रहे हैं, उसको काट के लाए, बीज तो हमने निकाला, वो मंडी में बेचा, वो भी बेचा, इधर जो उसका जो नीचे का पोर्शन था वो भी बेचा। अब फिर बोलेंगे कि कम उत्पादन कम हो रहा है। तो जो भी वहां पे बायोमास पैदा हो रहा है उसकी रिसाइकिल, उस बायोमास में सभी तत्व होते हैं। तो जो भी बायोमास है कोशिश ये होनी चाहिए कि वो रिसाइकिल हो और उसी खेत में जाए, और नहीं तो बीच में एक फसल बायोमास की ली जाए जिसमें टोटल बायोमास ही ले रहे हैं, जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। वो बड़ा हो जाए, उसको काट फाट के वो खेत में डालो, तभी हम मतलब इस तरह की प्राकृतिक या जैविक खेती कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने हैप्पीजार्ड फॉर्म में बोला होगा इधर उधर की बात, पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि अ, जैसे हम फंडामेंटल मतलब जो हम मूलभूत तत्व हमारी अ, प्राकृतिक खेती के क्या है, तो इसको समझना हमें जरूरी है। और आगे इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया, शायद मैंने 5% कहा हो। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी है जिसको समझने की जरूरत है। और अभी तो हम खाली न्यूट्रिशन पे आए, फिर है उसका क्रॉप का अपना मैनेजमेंट, किस तरह से वो अपने को बीमारी से बचाता है स्वतः। एक तो हम बाहर से दवाई डालें, लेकिन वो बीमारी आई ही नहीं, वो चीजें पैदा ही ना हो, उसके लिए क्या करें, उत्पादन के लिए क्या करें,
जैसे कि बार बार ये बात आई और आदरणीय शरद जी ने भी कहा है कि हम अगर ऊंची बेड में गेहूं उगाए, रेज बेड में, तो ज्यादा उत्पादन होता है। ये बहुत सारी टेक्निक्स क्या हो सकती है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए और एक एक टेक्निक पे विस्तार से चर्चा हो। उसका जो लोग हमारे किसान भाई उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको किस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या कुछ लोग इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं नए नए, तो इस पे बात होनी चाहिए। आज के लिए मैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बोलते रहेंगे तो बहुत लंबा जाए। तो मैं मुनीलाल से सीखूंगा, थोड़ा जो टाइम बचा है उसमें कुछ अगर क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा है। सर बहुत, सर ऐसे लग रहा बहुत, सब हम लोग खो गए थे। इतना जबरदस्त जो है आपने हम सबको ज्ञान दिया है। मैं सीधा हरिद्वार चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो शब्द नहीं है। आपके इस अथाह सागर के मार्गदर्शन में भरे, जैसे सागर होता है ज्ञान का, मैं सीधा पवन सर जी के पास चलता हूँ। आदरणीय रावत पवन जी, जी आमंत्रित प्रश्न हैं पूछ सकता था आप मैं? भी। रावत मेरे जी से हैंड रेस जी था क्या? जी। रावत जी से एक प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ, नमस्कार। आदरणीय गजानन जी, रावत जी, मैं सोच रहा था कि रावत जी, जी जी। ये चारकोल का क्या रोल होता है और कितना डालना चाहिए प्रति एकड़? मैं तो देखो, मेरा अपना ये है कि चारकोल का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं अभी चारकोल के फॉरेस्ट ऑफिसर को मिला कुछ या बल्लारसा तो में। एक्टिवेटेड चारकोल हो। हम्म मैं आपका चारकोल मतलब मेरा सिंपल है, वो लकड़ी जो जलती है ना, हम्म। और उसका कोयला, हाँ, और हम कह रहे हैं कि उसको कूट के उसको डालें, तो मुझे नहीं लगता, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती, बिल्कुल लगभग जीरो। नहीं उसका नहीं, कोई उसमें रोल नहीं होता। वो एज ए मतलब जैसे हमारा जो मिट्टी का कण है ना, हम्म उसी तरह काम करेगा, एक स्ट्रक्चर का काम करेगा। केमिकली क्योंकि वो इनर्ट है। एक मिनट, ये फॉरेस्ट वाले जो लोग हैं, हम्म। ये जंगलों में पौधे लगाते, हाँ तो उसको मतलब पानी मिलना चाहिए, मॉइस्चर। हाँ, वो अलग बात है। वो जो है, जैसे हम कोकोपीट की बात करते हैं ना, कोकोपीट, आप पता है, आपने बहुत सुना होगा कि पौधे लगाते हैं गमले में कोकोपीट। हम्म, पता है तो पता है। उसका रोल अदा कर सकता है, अभी मतलब मॉइस्चर बनाए रख सकता है, पोरोसिटी बनाए रख सकता है, वो अलग चीज है। तो और मैं उसमें बोलूं न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन नहीं है। रावत जी, उसमें अभी हरियाणा यूनिवर्सिटी ने शोध प्रबंधन किया है उस पे। हाँ। और ये रीडिंग मैंने अभी अपने चालू प्रोग्राम में दिनीत जी को भेजा, वो चारकोल यूजेस इन एग्रीकल्चर। हम्म। तो उसको भी मतलब मेरे 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 को जो हाँ, समझ में मैं आया। देखूंगा, इसको देखूंगा, पर नॉर्मली मैं, मेरा तो ये मैंने इसमें मतलब पढ़ा है, और मेरे पर कोई इतना नहीं है, पर मैंने खुद देखा भी है। आप कहीं पे ना, अगर आप वो कोयला कहीं पे पौधों की जड़ में डालो, आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमने देखा है बल्लार शाह में प्रति एकड़ एक ट्राली डाला है 6 एकड़ में, छह देखो, साल अगर वो कोयले में राख है तो वो काम करेगी। वो किस तरह का कोयला, जैसे मैं बताऊं, नहीं ये नहीं, यहाँ खाली पे, खाली या हमारे यहाँ पे ना, जो जो ये वो होती है राइस मिल, जहाँ नहीं, पे राइस हलिंग होती है, तो खाली ये क्या करते हैं, वहां पे भूसा जलाते हैं। उस भूसे को किसान ले जाते हैं, और देखो, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन वो राख का है, जो वो जल 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 जाता है। एक मिनट, यहाँ पे एक बल्लार शाह में चंदेल करके उनकी भट्टी है, तो कोयले की, मतलब लकड़ी से कोयला। फिर उसमें जो चूरा बचता, तो उन्होंने वो 6 एकड़ में 6 ट्राली डाला हुआ है, 6 साल से और धान बो रहे और फसल काट रहे। ये मैंने देखा हुआ है यहाँ पे।
एक्सपेरिमेंटल तौर पे। और जो अपन धान का खेत में जलाते हैं तो वो सफेद वाली राख नहीं होती, वो काला बन जाता है, मतलब वो ऑर्गेनिक कार्बन बनता है, राख नहीं बनती वो। ये मेरा अनुभव देखो मैंने यहाँ पे बल्लर छापे लिया है। आप इसके ऊपर अब संशोधन इसमें इसमें मेरे ख्याल से आगे चर्चा और मैं भी देखूंगा, लेकिन मेरा तो अपना जो मेरा अपना ज्ञान है वो यही है कि ये जो कोयला है ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है प्लांट को। आगे इस पे बात करेंगे। और जो जिन लोगों ने डाला है ना, हाँ जी पवार जी, पवार जी ठीक है, ठीक है। उनको एक दिन बुला दो जरा। अरे नहीं, वो कोई वो ऐसे ही उनके पास में वो बड़ा कोयला बेच डालते, डस्ट पड़ी थी, क्या करना हाँ, भाई और या फिर मैं तभी मानूंगा जब आप खुद प्रयोग करें। आपको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप करके मैंने देखो ना एक दफे, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं अभी 1 टन लेके गया हूँ। अभी हाँ, ये साल में कपास उसी पे उगाऊंगा मैं। अच्छा 1 टन ले लिया आपने? और ले लिया, क्या किस फॉर्म में है वो? पाउडर फार्म में। मतलब वो लकड़ी का कोयला है? लकड़ी का कोयला, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी जो वो ढेले रहती है वो बेच डालते हैं, बाद में उसमें फिर उसको उसको पाउडर। पाउडर बना दिया है? नहीं नहीं, पाउडर बन बन के ही रही थी उनकी, वो बड़ा बड़ा नहीं बेच नहीं, डालते। उन्होंने पाउडर बना दिया उसका, पर है वही कोयला है ना वो? वो बन जाता, वो पाउडर उसका अपने आप बन जाता वो, अच्छा अच्छा। नहीं बेचते नहीं, बेचते। अपने आप तो नहीं बनता, मशीन से बनता होगा। अरे नहीं ना भाई, वो क्या करते। वो बड़ा बड़ा यूज कर लिया, जो बारीक वाला बच जाता ना डस्ट, वो हाँ डस्ट हाँ का। हाँ हाँ। अच्छा उसको अच्छा, ठीक है, पर वो डस्ट वो कोयला नहीं हुआ था। काश्तकार को अभी ज्यादा काम बताओ मत, वो टूट जाएगा नहीं तो। अगर ये डस्ट डायरेक्ट बन रहा है तो वो कोयला नहीं है। आप कोयला जो बनता है वो अन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। जब भी कोयला बनता है ना, कुछ भी, चाहे वो हमारा कोयला हो या हम्म, कहीं भी हम लकड़ी का कोयला बनाते हैं, तो जितना पोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो कोयला बन जाता है। जहां ऑक्सीजन मिलती है वो राख है। तो उसकी मशीन भी बना लिया चाइना ने, वो मैंने वर्मा जी को सेंड कर दी सवेरे। चलो ठीक है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। ये तो डिबेट का क्वेश्चन है, और इसका जब रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरह का कोयला है वो। मेरा बोलने मतलब है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्टिवेटेड चारकोल जिसको हम कहते हैं, अपने यहाँ पे अगर अगर उस फॉर्म में लाने का कुछ प्रपंच किया गया है तो वो हो सकता है। उसकी वो डस्ट चेक करना चाहिए, उसमें क्या क्या है करके। किसमें? चेक, वो हाँ, कोयले चेक करना चाहिए। होना तो उसमें कार्बन ही चाहिए, है ना? हम्म। कार्बन ही होना चाहिए। अगर उसमें और चीज मिलता है तो फिर कोयला नहीं है वो। अरे तो अपन बोल रहे नहीं है करके, फिर काला है तो कोयला ही है ना। उसको नाम ही काले रंग से इस ही पे कोयला आगे कहते हैं। और विस्तार से मैं भी और आपसे बात करूंगा पर्सनली भी। ठीक है, ठीक है। जी आदरणीय गजानन जी, पवार साहब ने महत्वपूर्ण बात की, लेकिन काला कोयला है, और इस पर कल निरंतर चर्चा होगी, इसकी विस्तार से होगी, क्योंकि आज आदरणीय रावत जी ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। हमारे सदन में हमारे किसान भाइयों के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में रमेश चंद मेहरा जी अपनी बात रखें, और इसके बाद मैं फिर आदरणीय पवन सर को बुलाता हूँ। जी मेहरा जी। रमेश चंद मेहरा जी तक आवाज नहीं आ रही क्या, आदरणीय शरद वर्मा जी? जी जी वो सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ दादू, थोड़ा आराम करो अब। कोटि कोटि प्रणाम। और आज रावत साहब ने जो जानकारियां दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं कि उनका एक दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना डीपली अनुभव हमें कहीं से मिला नहीं। और वो जो प्रस्तुत करते हैं वो जेहन के अंदर उतर जाता है। उनके अंदर बहुत ताकत है, और उसका उपयोग हमें पूर्णतः करना है इस सदन को। तो उन्हें सर एक दिन की और उनको बढ़ा दिया जाए, ऐसी मेरी गुजारिश है जी। ये सदन में ऐसा ऐसा है कि जाने क्यों हृदय की बात छीन लेते हैं, यही कहने वाला था मैं।
आपने कह दिया कि कल जो है बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगा, और आदरणीय रावत जी का जो ये जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। जी मेहरा जी, यही मेहरा जी कहने वाली थी। जी ओम। बोलिए। जी ओम सर, मेरा निवेदन यह था कि सदन को नमन। और हमने जब टीसीबीटी ताराचंद बेल जी का जो देखा तो उसमें वो गेरू का उपयोग बहुत बताते हैं, तो ये गेरू का क्या महत्व है? गेरू बेसिकली आयरन उसमें बहुत अच्छा होता है। पहले तो आयरन के लिए ही मेनली मैं बोलूंगा, गेरू में आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, और पोटास भी होता है। जी जी जी, इसलिए उसका उपयोग है। और वो जो हमारी क्रोम शायद बनती है उसमें भी पड़ता होगा शायद। जी जी धन्यवाद आदरणीय रावत जी। आज की क्लास का समय लगभग हो गया है, और कल कंटिन्यूस रखेंगे, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, और एक एक स्टेप पर सवाल जवाब होंगे, ताकि हमारे सभी किसान लाभान्वित होंगे। आपका महत्वपूर्ण ज्ञान। मैं सीधा हरिद्वार चलता हूँ। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, और फिर हम समापन करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी सभी को प्रणाम। आज की बहुत सुंदर वार्ता हमारी रही है, और कल भी इस बारे में चर्चा होगी। आज रघुवीर रावत जी ने मिट्टी की साइंस, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और इस विस्तार पूर्वक बताने के साथ साथ उसके जो अंतर संबंध है, वो जो एक दूसरे के, उसमें जो प्राण है, मिट्टी में जो उसकी आत्मा बसती है विभिन्न प्राणियों की वजह से, चाहे वो केंचुआ हो, चाहे वो सूक्ष्म जीवाणु हो, चाहे और भी और ऐसा माइक्रो एनिमल्स जिसको कहते हैं आर्थ्रोपॉड्स हैं, वो सब प्राणी जो मिट्टी के अंदर बसते हैं, वहां पर उनकी जीवनचर्या शुरू होती है, शायद वहीं पर उनकी खत्म भी होती है। तो ऐसे इस अंतर संबंध को और विस्तार से शायद हमें इस सदन पर बातचीत करने की जरूरत है। और इसको मिट्टी को केवल केवल मिट्टी के रूप में ही नहीं, केवल उसको वैज्ञानिक के ता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पूरी सृष्टि के रूप में इसको समझने की जरूरत है। और ये कहा भी जाता है कि 1 ग्राम मिट्टी में जितनी आबादी सूक्ष्म जीवाणु की है, उतनी आबादी हमारे पूरे विश्व में जो प्राणी है उनकी आबादी के बराबर है। तो आप ये समझ सकते हैं, हम सब ये समझ सकते हैं कि मिट्टी को कितनी गहराई से हमें उसके बारे में और समझने की जरूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने उसको हम धरती माता भी कहते हैं, इसलिए हम उसको अपने त्योहारों में भी इसके स्वरूप को हम किसी न किसी रूप में मानते हैं। अब चाहे वो मिट्टी से निकलने वाली विभिन्न तरह की माटी को, गेरू को, पीली मिट्टी को अपने घर में भी उपयोग करते हैं। तो इसकी सबके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है और एक साइंस है, और ये साइंस को हमें सनातन धर्म के साइंस के आधार पर भी और सृष्टि के दृष्टिकोण से भी इसको समझने की जरूरत है। केवल जो हमें साइंस को विभाजन करने वाली जो साइंस है, कि हमने उसको अलग अलग आयामों में परिवर्तित कर दिया, उसको अलग अलग आयामों में बांट दिया, इसके इसके बनस्पत उसको भी समझ लें, लेकिन इसको एक समग्र रूप से समझ बनाने की जरूरत है। और इस मिट्टी को हम, धरती माता को जितना ज्यादा हम समझने का प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसको एक सृष्टि के रूप में देखेंगे, इसको एक लिविंग बीइंग के रूप में देखेंगे, तो उसके, मुझे लगता है कि उसके परिणाम अच्छे होंगे। बहुत सारी तकनीकों के ऊपर बातचीत हुई है। मिट्टी को 3 फुट की मिट्टी को नीचे से ऊपर लाना, उसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। ये सीवीआर टेक्निक में भी ये चीजें बताई गई। तो ये सब चीजों को जो अलग अलग हमारे लोगों ने उसमें गहन शोध किया है, गहन अनुभव प्राप्त किए हैं, इन सब अनुभव को भी हमें समझते हुए, इनको साथ लेते हुए इस मिट्टी को समझने का प्रयास करें, इस धरती माता को समझने का प्रयास करेंगे,
तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों में भी इसको हमें सफलता मिलेगी। आज का उद्बोधन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, और कल भी इसके ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे। और कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मिट्टी के ऊपर विशेष रूप से कार्य किया है, इस सब चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से मेरे मन में कुछ चीज़ें आती हैं कि जो अर्थ फॉर्म है, उसकी जीवन यात्रा, उसकी जीवन शैली, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके बारे में अगर किसी वैज्ञानिक ने शोध किया है तो उनको लाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि इसके अंदर रहते हैं, उसमें कई तरह के जानवर मिट्टी में अपना घर बनाते हैं, तो उनके उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके उनके जीवन से उस मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, या उस मिट्टी से वहाँ वो रहते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें दोनों तरह के जीव रहते हैं, हमारे चूहे भी रहते हैं जो कि हानि भी पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, और यहाँ तक के बड़े बड़े जीव भी, सांप भी, और इस तरह के अन्य जीवाणु भी, मतलब और जानवर भी मिट्टी में रह करके अपने अपनी सृष्टि को चलाते हैं, अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करते हैं। और इसका जो आपस में अंतर संबंध है, इतने सब प्राणियों का आपस में जो अंतर संबंध है, एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ ले रहे हैं, तो उसको हम और गहनता से समझेंगे तो शायद हमारी ये मिट्टी के बारे में इसको और समझने में हमारी इस यात्रा में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ये आज मेरे कुछ विचार हैं। इस पर हम आने वाले समय पर जब भी मौका मिलेगा इसमें जरूर चर्चा करेंगे। और इस मिट्टी को हमें अपने आध्यात्म से भी जोड़ने की जरूरत है, इसको आध्यात्म से भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके इससे हमें बाकी जो हमारे जो जीवन जो प्राणी हैं, जो भी प्राणी रह रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करने पर और उसके प्रति हमारा नजरिया हमारा क्या है, इस विषय पर भी हमें बातचीत करने की जरूरत है, आवश्यकता है। और तो ये आज का हमारे मुख्य अतिथि ने जो बात बताई, और इसी के साथ ही कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारा पतंजलि में जो संन्यास दीक्षा समारोह कल समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, और उसका लाइव भी हो रहा था, और बहुत सुंदर तरीके से कल हमारे मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी ने भी अपना वक्तव्य में, उद्बोधन में कई सारे चीजों के ऊपर प्रकाश डाला, और एक कार्यक्रम एक सफलता की तरफ आगे बढ़ा। बहुत सारे इस कार्यक्रम में महानुभाव जुड़े, आध्यात्मिक गुरु जुड़े, और सबने इस इस नई व्यवस्था को करने में जो भी प्रयास किए हैं उसकी तारीफ भी की, और सनातन धर्म को आगे ले जाने की एक कड़ी में इसका भी एक कल एक शुरुआत हो गई, या इस समारोह का समापन हुआ। और आने वाले समय पर इसी तरह के प्रयास, इसी तरह से हमारे जो लोग हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, आके आना पड़ेगा। कुछ एक कल रामनवमी का त्योहार पूरे देश में मनाया गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर छोट-मोट ऐसी घटनाएं हुई। इसके प्रति भी हमारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर एक उपद्रव की स्थिति बन जाती है और अशांति फैलती है। तो इन सब कारकों के ऊपर भी आने वाले समय पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। और आज फिर समय भी हमारा पूर्ण हो गया है। आज के हमारे योग शिक्षक ने भी, हालांकि वो जो निर्धारित समय था उससे पहले वो किसी कारणवश जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, प्रणाम, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय विनोद भट्ट जी सर सादर आमंत्रित थे। जी जी सर। जी ओम नमस्कार। बीच में आजकल अनुपस्थित रहा तो क्षमा चाहता हूँ। मन तो नहीं करता, अपने शरीर से अनुपस्थित रहता हूँ, लेकिन आत्मा से उपस्थित रहता हूँ। मैं राव जी के साथ मेरा काफी लंबा साथ रहा है, तो राव जी जिस विषय में जानते हैं उस विषय के जड़ तक जाते हैं। तो मैं राव जी से अनुरोध करूंगा कि जो अभी पवन जी कह रहे थे कि उसका जो अंतर संबंध है, तो उस पे इन्होंने बहुत काम किया है। सॉइल फूड वेब, मिट्टी का खाद्य जाल जो है, इसमें जो
अलग अलग सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है, तो वो अगर उसके बारे में बताएं तो, क्योंकि उनको आप 10 दिन भी बुलवाएंगे ना तो 10 दिन भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है रावत जी से, अगर वो सॉइल फूड वेब पे बात करें तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने एक दिन शायद पहले भी अनुरोध किया था। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महत्वपूर्ण अपना प्रस्ताव रखा है सर। आदरणीय राव जी सुन रहे हैं सर। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को मैं साधना मंत्र करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें और साथ में आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय धन्यवाद। आज की हमारी जो योग की कक्षा रही, सुंदर योग कक्षा के बाद हमारे मुख्य अतिथि जी ने मिट्टी की संरचना से लेकर के और मिट्टी पे किए जा रहे कार्यों के बारे में, और मिट्टी कैसे कार्य करती है और किस तरह से हम मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में मिट्टी हमारा ही सुधार करती है। और हमारा सुधार कैसे करती है, जैसे आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर ने कहा है, डॉक्टर रावत जी किसी विषय को लेते हैं तो उन्हें फिर दिन और रात कभी पता नहीं चलता। ये मैंने 10-12 वर्ष उनके साथ रह के देखा। और इनका विषय भी जियोलॉजी रहा है। तो की घनिष्ठता और उससे कैसे उत्पादन लिया जाए और क्या-क्या उसमें हो रहा है, ये उनकी नज़र रहती है। और हमने देखा जो अलग-अलग सत्र होते थे, तो खासकर वैसे कई विषयों को छूते हैं अच्छे से, पर मिट्टी पे भी उनकी गहनता है उनमें से। और यहाँ तक कि जब हम कई जगह हमें अलग-अलग जगह पे जाने का मौका मिला, तो वो अचानक रुक जाते और आस-पास देखते, फिर चर्चा करते कि यहाँ पे ये जो फ्लोरा है, फौना है, इस तरह का है, तो इसकी मिट्टी क्या होगी, कैसी होगी। वही बात उन्होंने हमारे सुभाष पालेकर जी के बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया है। हाँ, एक बात ये है कि जो ऐसे आप पूछ रहे थे, उनकी पुस्तिकाएँ हिंदी में भी उपलब्ध हैं, सुभाष पालेकर जी की। और जैसे आपने कहा है, उनका खूब गहन अध्ययन रहा है। लेकिन एक विडंबना ये रही है कि कई वर्ष गुज़र गए, तब हमारे जो कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो स्टडी है उसको समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा वापस आ रहे हैं। मुझे याद है कि सुभाष पालेकर जी 2-3 जगह पे विश्वविद्यालयों में रहे, और जहाँ पे भी गए उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ के जो वीसीज़ थे, और वो भी जो आईसीआर के डीजी लेवल के वीसी रहे हैं, वो वहाँ से, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कभी उनको स्थान नहीं दिया कि आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन जग ज़ाहिर है कि जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि मिट्टी जहाँ हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, वहाँ हमारे आध्यात्म को भी पोषित करती है। और मिट्टी, हर कुछ मिट्टी बनती है, लेकिन मिट्टी मिट्टी नहीं है। उसमें कितना क्या कुछ है, वो संभवतः है कल रावत जी पुनः आएँगे, ऐसा निवेदन किया गया है सदन के माध्यम से। और पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी सदस्यों को जो आज की कड़ी में उपस्थित रहे, और इस श्रृंखला में निरंतरता इसी तरह से बनी रहे। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय वाणी सिंह बाजड़ जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना कोठारी जी, आदरणीय कृष्णा कुमार जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय नीलकंठ साबले जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि रावत जी।